जब इस प्रश्नावली को शुरू किया गया था तब मैंने इसकी सभी मुख्य बातें आपको बताई, इसके नोट्स मैंने आपको बनवाए। उन्हीं मुख्य बातों में एक मुख्य बात थी दो चर वाले रेखिक समीकरणों को हल करने की विधियां, जिसमें एक विधि थी ग्राफ विधि जिसे हमने समझा, दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि थी हमारी विलोपन विधि और एक विधि थी हमारी वज्र गुणन विधि। इन सभी विधियों के एक एक प्रश्नावलियों में कि हम उनके प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो हमारी 3.3 जो प्रश्नावली है इसमें प्रतिस्थापन विधि से प्रश्नों को हल, इसमें पहला प्रश्न है, ले पहली की पुस्तक में लिखा हुआ है रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्वेश्चन है, पहले का पहला जो है वो है एक्स वाई बराबर 14, ठीक है। दूसरा है एक्स माइनस वाई बराबर 4। और समीकरण है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें, विधि से हल करें वज्र गुण चाहे में उसकी सबसे पहले ज्ञात प्रकृति, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रकृति जांच कर लेते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। तो बता दिया गया था, तो प्रकृति में, ठीक है नंबर 1 A1 बटा A2 देखना होगा, A1 A2 एक बटा यानी कटेगा तो एक है, ठीक है। चिन्हों को भी हमें देखना होगा। हेलो हेलो, अभी क्लास चल रही है, मना कर दो। भी देखना होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसी प्रकार हमें C1 बटा C2 लेना होगा, C1 बटे C2। देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और बताई थी कि जब भी आप A1 B1 C1 या A2 B2 C2 ज्ञात करो ना, तो समीकरण को बराबर 0 करना होगा। तो यहाँ बराबर 14 है ना, तो बराबर 0 करने के लिए 14 जब इधर आएगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा ना, और 4 भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसलिए हमारा C1 माइनस का 14 है और C2 माइनस का 4 है। यहाँ माइनस से माइनस कटेगा और 2 के भाड़े से कट जाएंगे, 2 7 14, 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इनकी तुलना करते हैं। तुलना करने का मतलब है इन्हें हम देखेंगे A1 बटा A2 को, B1 बटा B2 को, C1 बटा C2 को। इनको देख के हमें पहचान करनी है कि ये समान है या असमान है। समान है तो कौन कौन है और असमान है तो कौन कौन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों तो समान है ही नहीं, असमान है। तो इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर नहीं,
B1 जब A1 बटा A2 बटा B2 बराबर नहीं होते हैं ना, तो आपको सी जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहीं पे हमारा निर्णय कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल को हम कहते हैं संगत हल। तो इस समीकरण का संगत हल होगा, अर्थात ये समीकरण हल किया जा सकता है। तो आप देखना कि जब भी आपको दो चर वाले समीकरणों को कोई सी भी विधि से हल करने के लिए बोला जाए, तो आप सबसे पहले उनकी प्रकृति ज्ञात जरूर कर लेना, ठीक है ना। और कई बार आपने देखा होगा कि इतना सा प्रश्न भी आ जाता है कि प्रकृति ज्ञात करो, 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, प्रकृति ज्ञात करो, तब तो आपको इतना करके छोड़ना है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न करने के लिए भी बोल रहा है ना, और कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये हल हो सकता है, इसलिए हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार प्रतिस्थापन विधि ध्यान से, आज मैं 2-3 सवाल आपको इसके समझाऊंगा। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको करना क्या होगा, ध्यान दें सभी विद्यार्थी, ध्यान दें। प्रतिस्थापन विधि में हमें करना क्या होगा? नंबर 1, दोनों समीकरणों में से आप सबसे पहले एक समीकरण चुन लीजिए। एक समीकरण को पकड़ लो पहले आप, चाहे आप पहला समीकरण पकड़ लो चाहे दूसरा पकड़ लो। एक समीकरण को हम पकड़ लेते हैं। जैसे हमने पहला समीकरण ले लिया x + y = 14, ठीक है ना, हमने पहला समीकरण लिया। तो यहां पे आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये लिखना होगा। ये फेर कार्य आपको लिखना होगा, लिखित कार्य में ये आपको लिखना होगा समीकरण 1 से, ठीक है। अब एक हमारा समीकरण है x + y = 14, x + y = 14, ये समीकरण 1 है हमारा। इसमें आपको करना क्या होगा, एक चर राशि का पक्षांतरण करके ले जाइए, चाहे x को ले जाओ चाहे y को उधर ले जाओ। जैसे हम y को उधर ले जाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा x = 14, ये प्लस का है तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। 2 समीकरण तुम्हारे पास पहले से थे ही, पहले समीकरण से हमने तीसरा समीकरण प्राप्त कर लिया, इसको आप नंबर दे दोगे समीकरण नंबर 3। ये आपको करना है सभी प्रश्नों में। जब भी आप प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करोगे तो पहला काम आपको ये करना होगा, तीसरे समीकरण की आपको स्थापना करनी होगी, तीसरा समीकरण आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला समीकरण हमने काम में ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि पहले समीकरण से हमने तीसरा समीकरण बना लिया। अब हमारे पास बच रहा है सेकंड समीकरण। तो आपको करना क्या होगा, समीकरण जो 3 आपका बना है ना, इसमें x बराबर आ रहा है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये आपको लिखना होगा। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैंने एक चीज देखी है, कई विद्यार्थी ऐसे भी देखे गए हैं जिनको सवाल आता है, वो ये कहते हैं सर हमें आता है, लेकिन जब उनसे लिखित कार्य करने के लिए कहा जाता है, उस प्रश्न को हल करने के लिए कहा जाता है, तो वो उस प्रश्न को लिख नहीं पाते हैं, अर्थात उसे क्रमबद्ध तरीके से हल नहीं कर पाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे लिखने पर भी ध्यान देना है। मैं कैसे कैसे लिख रहा हूं इसको आपको फॉलो करना है, और सेम आपको ऐसे ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं, आपको ऐसे लिखना होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 हमारा ये रहा, x - y = 4। तो x मत लिखो इसमें, यहाँ x का मान आ रहा है 14 - y, तो 14 - y, ये x नहीं लिखा हमने, x की जगह हमने x का मान लिख दिया।
यानी x का मतलब हमारे पास है 14 माइनस वाई, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 14 माइनस वाई। ठीक है ना भाई। अब समीकरण में काय का चिन्ह है? माइनस का, और y लिखा हुआ है तो y हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ये y हमने लिखा बराबर 4, बराबर 4। अब देखिए 14, अब माइनस 2 बार है, y 2 बार है और दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए माइनस के 2y बराबर 4। एक साधारण सा एक समीकरण बन गया जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। 14 माइनस 2y बराबर 4, तो हम 14 का पक्षांतरण करके उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 14, माइनस का 2y बराबर 14 में 4 में से 14 जाएगा तो माइनस का 10 हमारा बचेगा, माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 10। ठीक है, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का 10 बटे माइनस का 2। तो माइनस से माइनस का चिन्ह हमारा कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा हमारा 2 पंजे 10। तो y का मान हमारे पास आ गया 5, y का मान हमने प्राप्त कर लिया 5। देखो, दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करते समय हमें x का भी मान ज्ञात करना पड़ता है और y का भी मान ज्ञात करना पड़ता है। दो चर है ना, दोनों चरों का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे हमने एक चर यानी y का तो मान ज्ञात कर ही लिया, अब बचा हमारा x, तो हमें x का मान भी ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, y का मान समीकरण 3 में रख दो, तो x का मान आपका आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हम y का मान रख देंगे। ओके, तो समीकरण 3 हमारा ये रहा, देखो x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है ना भाई। तो यहां पे आपको करना क्या है, x ऐसे कैसे लिखना है, बराबर का चिन्ह भी लगाना है, 14 भी आपको ऐसे कैसे लिख देना है, माइनस का चिन्ह भी ऐसे कैसे लिखना है, y, इस y की जगह हम लिख देंगे 5। अब 14 में से 5 गए तो 14 में से 5 घटा दीजिए, कितने बचेंगे, 9 बच रहे हैं, तो 9 आ गया, x का मान हमारा आ गया 9। ये आपका प्रश्न हो चुका है। तो ये आपको प्रतिस्थापन विधि है जो बड़ी सावधानी से समझनी होगी। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका x का मान तो आ गया कितना, 9, और y का मान कितना आ गया, 5। अब मान लो आपको ये लगता है कि कहीं मेरा प्रश्न गलत तो नहीं हो गया, मान लो आपको डाउट होता है, आपको ऐसा लगता है, या आप ये जानना चाहते हो घर पर बैठे बैठे ही क्या मेरा ये प्रश्न सही है, तो आप इसकी जांच कैसे कर सकते हो। देखिए x बराबर कितना आ रहा है आपका, 9, तो आप समीकरण में देखो, समीकरण में x का मतलब 9 ले लेना और y का मतलब क्या है, 5। अब दोनों जुड़ रहे हैं ना ये, तो 9 और 5 कितने होते हैं, 14, और देखो समीकरण में 14 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। दूसरे समीकरण में भी आप जांच करके देख लो, x का मान क्या है हमारा, 9, y का मान क्या है, 5, तो 9 माइनस 5, और 9 में से 5 गया तो कितना आना चाहिए, 4, और हमारे समीकरण में भी 4 आ रहा है ना भाई। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया कि हमारा प्रश्न सही है। उत्तर की हम जांच भी एक कर सकते हैं एक रफ कार्य के द्वारा, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि मेरा प्रश्न सही है। तो ये प्रतिस्थापन विधि थी। ठीक है, अब मैं आगे और प्रश्न समझाता हूं आपको प्रतिस्थापन विधि के, एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो इसे आप एक बार ध्यान से देख ले। इसके बाद में मैं एक सेकंड प्रश्न पहले का दूसरा ही करता हूं, जिसपे आप गौर करना, ध्यान से देखना। तो ये प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि आज हम समझ रहे हैं। वैसे जब मैंने मुख्य बातें इसकी आपको बताई थी, उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि का एक एग्जाम्पल मैंने दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रश्नावली में ही कर रहे हैं ना, तो प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हम कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से।
तो देखिए दूसरे पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें लिखा हुआ है s माइनस टी, ऐसा है, और बराबर है आपके 3। इसी प्रकार है s बटा 3 प्लस टी बटे 2 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ध्यान दें एक बार सभी विद्यार्थी, अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे टी आ गया। सर देखो, हमारी प्रश्नावली का नाम है, यानी शीर्षक है दो चर वाले रेखिक समीकरण। हमारे जो प्रश्नावली का नाम है वो है दो चर वाले रेखिक समीकरण। दो चर होंगे, दो चर राशि होंगी, x होगा तो y होगा, s आ गया तो s के साथ t आ गया, n आ गया तो n आ गया। कोई से भी बीजीय गणित के दो चर आ सकते हैं। तो यहाँ पे x y नहीं आ रहा है, s और t आ गया, तो डोंट वरी, नियम वो ही रहेंगे, खाली चर चेंज हुए हैं, x y की जगह s t आया है। तो कोई बात नहीं, हमें s का और t का मान ज्ञात कर लेना है। तो ये आपका है समीकरण नंबर 1, ये है आपका समीकरण नंबर 2। दूसरी बात मैंने एक और बताई थी कि समीकरण, जो आपके समीकरण होते हैं ना भाई, वो बटे में नहीं आने चाहिए। यहां पे गड़बड़ हो जाएगी, आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है बटे के सवालों को हल करने में। तो जब भी समीकरण बटे में आ जाए तो आपका पहला काम होगा बटे को हटाना, समीकरण को सरल कर देना, और सरल करने के लिए बटा को हटाया जाएगा, जिसे मैंने आपको बताया था बटा हटा, बटा हटा। ये समीकरण जो बटे में आ रहा है, ये बटे वाला समीकरण आपसे कह रहा है कि मेरा बटा हटा, उसके बाद ही मेरे को हल कर। तो पहले हमें इसका बटा हटा के इसको सरल करना होगा, क्योंकि बटे में आ गया। तो जब भी आपका समीकरण बटे में आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, पहले बटे को हटा देना है, उसे सरल कर देना है। और बटा हटाने का नियम मैंने क्या बताया था, एक बार वापस देख लें। जैसे ये समीकरण है आपका s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6 को बटा 1 मान सकते हो आप, ठीक है। इनका लैसे ले लो लघुत्तम, इन दोनों का, तो इसका लघुत्तम हमारा कितना आएगा 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 को s से गुणा कर देंगे, 2s प्लस 6 में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 को t से गुणा करेंगे, 3t बराबर 6 बटे a। ऐसा आपको कर देना होगा जब भी आपका समीकरण बटे में आ जाएगा। तो जब भी आपका समीकरण बटे में आए तो आपका पहला काम होगा बटा हटा, और बटा हटाने का नियम क्या होगा, आप उन दोनों बटे, जो बटे में आ रहा है ना, इन दोनों का लैसे ले लेना। लैसे लेके आपको हल करना तो आता ही है। तो यहाँ पे देखो, ये हमने लैसे लिया 6, 3 दूनी 6, 2s 2 तिया 6, 3t बराबर 6 बटा 1। अब ये भी बटे में, ये भी बटे में। जब दो संख्याएं बटे में आ जाती है, गणित का नियम है ये, जब दो संख्याएं बटे में आ जाती है और उनके बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए तो उन्हें वज्र गुणा कर दिया जाता है, अर्थात ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाएगी। 2s प्लस 3t 1 से गुणा होगा तो 2s प्लस 3t ऐसे कैसे आएगा, बराबर 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छिंग 36 हमारा आ जाएगा। ये आपका समीकरण बन गया, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये आपका दूसरा समीकरण सरल हो गया, अर्थात इसका बटा हमने हटा दिया।
तो ये समीकरण आपका हो गया। अब ये बटे वाला समीकरण हमें नहीं लेना है। अब हमारे पास दो समीकरण होंगे, s माइनस टी बराबर 3, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं आ रही होगी, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा समीकरण बनाना भाई, तो इसे आप क्या करोगे, पहला समीकरण आपका क्या है, मैं यहां लिखता हूं, पहला समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 5। दूसरा समीकरण आपका क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36, समीकरण नंबर 2। ये आपके समीकरण बन गए। अब क्या करना है, अब प्रकृति ज्ञात करनी है भाई, बताया था ना आपको, सिस्टम आपको ध्यान रखना है, इनकी प्रकृति ज्ञात करते हैं। प्रकृति में हम लेंगे a1 बटा a2 बराबर, a1 यहाँ पे हो जाएगा 1, ऐसे एक बार है ना, यहां हो जाएगा 2, फिर b1 बटा b2 बराबर, यहां हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 3, c1 बटा c2 आपका हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 36, माइनस से माइनस कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आपका आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसका मतलब संगत हल या अद्वितीय हल इसका हमारा होगा। एक काम आपको ये कर लेना है, ठीक है ना भाई। इसमें एक्स्ट्रा काम क्या हो गया, बटा को हटाने का, उसके बाद का सारा काम वैसे ही है। अब यहाँ पे ये सवाल हमारा संगत हल है, अर्थात ये हल होने जा रहा है, तो इसे हम कौन सी विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए एक बार वापस प्रतिस्थापन विधि को समझ लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से इसे जब हल करेंगे तो आपका पहला समीकरण तो ये है ही, दूसरा आपका हो गया 2s प्लस 3t बराबर 36, समीकरण नंबर 2। यहां मैंने आपको बताया था कि देखो ध्यान से देखना विधि का, विधि कैसे होगी। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, दोनों समीकरणों में से एक समीकरण को पकड़ लो, पहले कोई पकड़ लेते हैं और इसको लिख देंगे समीकरण 1 से। यहां पे आप लिख दो समीकरण 1 से, इसमें t का पक्षांतरण कर देते हैं, तो s बराबर 3, t माइनस का है तो प्लस का t हो गया और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। ऐसे आप तीसरे समीकरण की स्थापना कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, पहला समीकरण हमारा काम आ गया, अब s का मान समीकरण 2 में हम रख देते हैं। तो यहां पे आप लिख दोगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो 2 ऐसे कैसे आ गया, s नहीं लिखना है हमें, s का मतलब है 3 प्लस t, तो ब्रैकेट में लिख दोगे 3 प्लस t ब्रैकेट बंद प्लस 3t बराबर 36। बात बराबर समझ में आ रही होगी अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो। सभी विद्यार्थी बिल्कुल अटेंशन, बिल्कुल एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिए। अब देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा ना भाई, तो ये गुणा हो जाएगा, 3 2 से गुणा होएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2 को t से गुणा करेंगे 2t प्लस 3t बराबर 36। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, सभी विद्यार्थी ध्यान से देख रहे हैं, अच्छी बात है। वापस समझो, 3 दूना 6 प्लस 2 को t से गुणा किया 2t प्लस 3t बराबर 36। अब यहां पे देखिए भाई, टी
दोनों ही टी है ना, ये एक टी हमारा 2 बार है, एक टी हमारा 3 बार है, और दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे ना, ये 5 टी हो गए ना, ये 3 और 2 5 टी हो गए। 6 + 5 टी बराबर 36। अब एक सिंपल सा आपका समीकरण बन गया है, बिल्कुल सिंपल। अब आपको क्या करना है, इस 6 का पक्षांतरण करके इधर ले जाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे आप लिखोगे 5t बराबर 36, ये प्लस का है तो उधर जाते क्या हो गया, माइनस का 6। 5t बराबर, अब भाई 36 में से 6 घटेंगे तो 30 ही बचने हैं, तो 30 हमारे यहां बचे, तो t का मतलब हमारा हो जाएगा 30/5, और 30 में जब 5 का हम भाग देंगे तो 5 छंगी 30, 6 बार गया, तो t बराबर हमारा आ गया 6, यानी इस समीकरण में t का मतलब 6 आ गया। अब हमें लेना है s का मान, t का तो हमने ज्ञात कर लिया, अब लेना है हमें s का मान। तो देखिए जो मान आपका आता है ना उसे आप तीसरे समीकरण में रखो, तीसरा समीकरण, इसका मान रखेंगे हम t का मान, तो यहां पे आप लिख दोगे t का मान, मैं इधर कर देता हूं भैया ना ताकि आपको समझ में आए, आपको आसानी से दिखाई दे। अब हमें क्या करना है, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, अब हमें करना होगा t का मान समीकरण 3 में रख दो, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण हम 3 में रख देंगे भाई। अब समीकरण 3 हमारा कहां है, किराना 3 ये वाला, प्लस टी, अब टी का मान क्या आ रहा है 6, तो यहां पे लिख, तो एच 3, तो एच का 9। आपको ध्यान देना है, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, देखिए 9 माइनस 6 3 बचेंगे, यहां भी आप मान रख के देख लो, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 18 18 36, उत्तर की जांच भी हो रही है। तो यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे आपको इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि को लिखने का अभ्यास सीखना है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल है। जब आप 2 4 5 प्रश्न बार बार करोगे ना तो ये आपके हैबिट में आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसे कभी भूलोगे नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली के आपको और प्रश्न भी करने हैं। अब इसमें देखो, आपके पास अगर किताब है तो आप किताब में देखिए, कुछ प्रश्न आपको इसमें ऐसे दिखाई देंगे जो दशमलव में है ना भाई, तो दशमलव में कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ प्रश्न आपके अंडर रूट में भी आ रहे हैं, तो अंडर रूट वाला प्रश्न भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, और बटे वाले आप कर ही लोगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश करेंगे। यह है आपकी प्रतिस्थापन विधि, एक बार इसे उतार लें और इस प्रश्नावली को हल करने का प्रयास आप करोगे, और इस प्रश्नावली में आपको जो प्रॉब्लम रहेगी, जिन प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम रहेगी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे को कर देना कि सर ये वाले प्रश्न हमें समझने हैं। तो कल जब हमारी क्लास लगेगी तो मैं इन प्रश्नों की आपसे चर्चा करूंगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुननी है आपको सभी विद्यार्थी। आज का मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको दे रहा हूं, आप सभी उसको अभी हल करेंगे और अभी हल करके मेरे को बताएंगे कि सर इसके उत्तर ये आ रहे हैं। प्रश्न मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं,
उसको आप हल करोगे और प्रतिस्थापन विधि से उसे अभी हल करके मुझे बताएंगे।